हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसका फुल सोल्यूशन चाहिए आपको। तो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका बैरन मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। गाइस, अगर आप भी इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको 90 प्लस स्कोर करना है, यानी हर सब्जेक्ट में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर हैं, उनके फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। ओके, तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90 प्लस स्कोर करना, वो 100% इस बार आप कर पाओ। तो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका मॉडल पेपर है उसका फुल सोल्यूशन। इसी तरह से जैसा कि आपने कहा था कि आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिस्ट्री का आपको मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी सब्जेक्ट के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर के फुल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए हो, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट डे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से गाइस, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आता, कोई भी आपके डाउट है, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ओके, सो विदाउट सेइंग लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर देखिएगा, इस पहले हम देखेंगे खंड का में जो हमारे 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 पद से और 5 गद्य से। तो उनके देखेंगे कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आस्क किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप तैयार कर लोगे कि भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता हैं, कौन है। यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। का नंबर पर हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इसी तरह से खा नंबर पर हैं अमृत राय एंड गा नंबर पर हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसी तरह से घा नंबर पर हैं राजेंद्र प्रसाद। तो भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन का नंबर पर दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप तैयार कर लोगे कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र है। तो का नंबर पर ऑप्शन है हंस, इसी तरह से खा नंबर पर है मर्यादा, गा नंबर पर ऑप्शन है कर्मवीर, इसी तरह से घा नंबर पर है धर्मयुग। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र है, तो यहाँ पर जो आपका का नंबर पर ऑप्शन है हंस, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से जो आपका तीसरा प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कि पारणिकालीन भारत के लेखक हैं, कौन है। यहाँ पर का नंबर पर ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसी तरह से खा नंबर पर है मोहन राकेश, गा नंबर पर दिए गए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, इसी तरह से घा नंबर पर हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो पारणिकालीन भारत के लेखक जो हैं वो कौन हो जाएंगे हमें पता है। यहाँ पर जो हमारा गा नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो वासुदेव शरण अग्रवाल पारणिकालीन भारत के लेखक हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट दिया गया है कि परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपके ऑप्शन है पहले उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ए नंबर पर ऑप्शन है उपन्यास एंड इसी तरह से खा नंबर पर है नाटक, गा नंबर पर है निबंध एंड घा नंबर पर है संस्मरण। तो परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है, तो हमें पता है परीक्षा गुरु क्या है, एक उपन्यास है। तो यहाँ पर जो आपका का नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसी तरह से आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है
कि छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, तो कौन है? पहले यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। का नंबर पर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, खा नंबर पर है माखनलाल चतुर्वेदी एंड गा नंबर पर है वासुदेव शरण अग्रवाल, इसी तरह से घा नंबर पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो आपका गा नंबर पर ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, तो यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। अब इसी तरह से पद में जो आपके क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो रचना है, या फिर यही क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आज किया जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किस व्यक्ति ने की। ठीक है, तो यहाँ पर आ नंबर पर ऑप्शन है जायसी, बा नंबर पर है मंझन एंड सा नंबर पर है कुतुबन एंड दा नंबर पर है चंद्रबाई। ठीक है, चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी है? जो दा नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि आंगन के पारद्वार रचना है, तो किसकी है? ए नंबर पर ऑप्शन है, फर्स्ट पर है जयशंकर प्रसाद जी एंड बा नंबर पर है महादेवी वर्मा की, सा नंबर पर ऑप्शन है अज्ञे की, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत की। तो आंगन के पारद्वार रचना किसकी है? हमें पता है जो हमारा ए नंबर पर ऑप्शन है जो फर्स्ट दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ही पता है ये कई बार पूछा गया है। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है वर्ष 1970 ईस्वी में, नेक्स्ट है वर्ष 1971 ईस्वी में एंड यहाँ पर नेक्स्ट है अगला ऑप्शन है वर्ष 1972 ईस्वी में, इसी तरह नेक्स्ट है कि वर्ष 1974 ईस्वी में। तो दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था 1972 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर जो आपका थर्ड नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि आंसू की रचना किस कवि ने की। ठीक है, एंड यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आंसू के रचनाकार हैं या फिर आंसू रचना है यानी किसकी है। ठीक है, तो किसी तरह से भी पूछा जाए तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद इसका आंसर देखेंगे। यहाँ पर आ नंबर पर ऑप्शन है बिहारी, बा नंबर पर है नरपतिनाल एंड सा नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी, दा नंबर पर है अगेजी। तो आंसू की रचना किस कवि ने की, या फिर आंसू की रचनाकार कौन है, या फिर आंसू रचना किसकी है? तो यहाँ पर जो आपका सा नंबर पर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न आप तैयार कर लोगे कि खुमान रासो किसकी रचना है। तो यहाँ पर आ नंबर पर ऑप्शन है जगनिक, बा नंबर पर दिए गए हैं नरपतिनाल एंड सा नंबर पर है दलपत विजय, दा नंबर पर है भट्टकेदार। ठीक है, तो खुमान रासो किसकी रचना है, या फिर यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सा नंबर पर दिया गया है दलपत विजय, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब इसके बाद गाइस आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा पेपर में खंड कामी, तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये दिया जाता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके चैप्टर्स है गद्य में उन सारे चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़िए, उनकी व्याख्या आप किस तरह से करके आओगे वो भी आपको प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि अगर आप हिंदी में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो मेहनत भी आप अपनी उसी तरह से करिए। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या आएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है चैप्टर, कौन कौन से? तो देखिए अशोक का फूल जो आपका चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, उसको आप
सही ढंग से पढ़ते चलिए। एंड जो आपका फर्स्ट है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव सरल अग्रवाल जी जिसके लेखक हैं, उसको भी आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनसे आपकी जो व्याख्या है वो पूछी जा सकती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका एक जो पैराग्राफ है वो दिया गया है, यानी आपका एक गद्यांश दिया गया है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आप किस तरह से करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो गद्यांश है दिया गया है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो जैसे ये जो आपका जो गद्यांश है तो आप समझ सकते हो किस चैप्टर से लिया गया, अशोक के फूल, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द आ गया कि अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा। तो ये जो आपका चैप्टर अगर इससे आपकी व्याख्या आती है तो आई होप आप कर सकते हो, इजी भी है। जो आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम जो आपका चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, इससे भी आपकी व्याख्या पूछी जा सकती है, तो उस चैप्टर को भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम जो आपका चैप्टर है जिसके लेखक है श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका गद्यांश दिया गया है, चलिए इससे जैसे आपका एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो एक यहाँ पर आपका गद्यांश ले लिया है जो इम्पोर्टेंट है, उसके जो भी प्रश्न हैं उनके सारे आंसर आपको बताए जाएंगे कि किस तरह से आप आंसर लिख कर आओगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया जो आपका यहाँ पर जो आपका गद्यांश दिया गया था। तो देखिए पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी किसी भी चैप्टर से आपका ये उठाया जा सकता है। तो जो जिस चैप्टर से लिया गया है गद्यांश के पाठ, यानी जो लेखक है उनका नाम और जो पाठ का नेम है वो आपको लिखना है, यानी आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एंड नेक्स्ट है अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। एंड नेक्स्ट है लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिए किसी भी चैप्टर से आपका गद्यांश गैस लिया जा सकता है। तो पहला प्रश्न यही होगा उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो जितने भी आपकी ये लाइन खींचिए वहीं तक आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद तीन क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर गद्यांश दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तीन, और उन क्वेश्चंस के आंसर आप उस गद्यांश को पढ़ के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, इसका आंसर देखते हैं आप किस तरह से लिख कर आओगे कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा संदर्भ। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे, यानी संदर्भ आपको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, यानी गद्य से लिया गया तो गद्यांश लिखेंगे। अगर पद में आपका कोई पैराग्राफ पद में आपका कोई पद्यांश दिया गया है तो प्रस्तुत पद्यांश लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद और द्विवेदी द्वारा लिखित। ठीक है, और जब आप लेखक का नाम लिखोगे उसके नीचे आपको लाइन कर देनी है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद और द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो नामक निबंध से लिया गया है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है, यानी आपका गद्य से लिया गया है तो इस तरह से आप लिखोगे कि गद्य भाग से संकलित है। इस तरह से आपको लिखना है संदर्भ। और देखिए लेखक का नाम और जो आपका पाठ का नाम दिया गया उसके नीचे आप लाइन कर दोगे ताकि एग्जामिनर को सही ढंग से दिखे कि आपने बिल्कुल सही से लिखा है। तो किस तरह से संदर्भ लिखना है एक बार दोबारा से देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है।
यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। अगर गाइस इस तरह से अगर आप नहीं लिख सकते तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगर आप इस तरह से नहीं ले सकते तो इस तरह से आप लिखकर आ सकते हो। ठीक है, तो संदर्भ आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न क्या था उसका आंसर देखिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए रेखांकित अंश की जब आप व्याख्या करोगे तो पहले आपको लिखना होगा प्रसंग। प्रसंग में यानी जो आपका गद्यांश में दिया गया है क्या क्या बताया गया, यानी व्याख्या आप किस चीज़ की करोगे उसके बारे में आपको एक लाइन लिखनी होती है। ठीक है, वो हो जाएगा आपका प्रसंग। तो आप हेडिंग डालोगे, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका जब आंसर लिखोगे खा नंबर पर तो पहले हेडिंग डालोगे प्रसंग। उसमें आप लिखोगे कि साहित्यकों ने अशोक के पुष्प को भुला दिया है, इसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं। यानी जो आपका गद्यांश दिया गया है इसमें क्या बताया गया है, जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो प्रसंग में एक लाइन में थोड़ा आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे व्याख्या। ठीक है, तो जो रेखांकित अंश है उसी की आपको व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश हमारा कितना दिया गया है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो इसी की आपको व्याख्या करनी है। तो हम इस तरह से करेंगे कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, इसलिए यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता करती है। तो जो आपका रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या आप इस तरह से करोगे। अब यहाँ पर गा नंबर पर आपका प्रश्न है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे कि अशोक को विस्मृत करने का आधार संसार के स्वार्थ को माना गया है। अब क्योंकि उससे संसार का कोई स्वार्थ नहीं सधता, इसलिए संसार ने उसे विस्मृत कर दिया। इसके बाद घ नंबर पर यहाँ पर प्रश्न है कि लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार के बारे में यह बताया है कि यह केवल उसी को याद रखती है जिससे उसका कोई स्वार्थ सधता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो इसमें आप लिखोगे कि संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो इस तरह से आप जो आपका दिया जाएगा तीसरा प्रश्न इस तरह से लिख कर आओगे। 2 दिए जाते हैं अथवा में एक ही आपको करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका आएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से आपका ये गद्यांश दिया गया था उसी तरह से दिया जाता है, एक पद्यांश आपका दे दिया जाएगा किसी चैप्टर से। ठीक है, तो जो भी आपके चैप्टर दिए गए चैप्टर्स जो आपके दिए गए हैं पद में, उन सारे चैप्टर्स को आपको ध्यान में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, ताकि किसी भी चैप्टर से आपका लिया जाए ये पद्यांश, अच्छे से उसकी आप व्याख्या वहाँ पर कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं जिनकी जो व्याख्या है आपको सही ढंग से तैयार करनी है। फर्स्ट आप तैयार कर लोगे पवन दूतिका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचा गया है। पवन दूतिका ये इसकी जो भी आपकी ये दिए गए इन सब की जो व्याख्या है आप सही ढंग से तैयार कर लोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप तैयार करोगे, दूसरा आपको तैयार कर लेना है कैकेयी का अनुपात, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचा गया है कैकेयी का अनुपात। तो इन दोनों चैप्टर्स की जो आपके ये दिए गए हैं पद्यांश इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है उसको देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका ये दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से लेखक का आप याद करोगे। फर्स्ट आप याद कर लोगे वासुदेव शरण अग्रवाल,
सेकंड याद करोगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तीसरा याद करोगे हरिशंकर परसाई का। इन्हीं में से आपका एक आ जाएगा, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। अब यहाँ पर देखिए जो आपका साहित्यिक परिचय है वो आप किस तरह से लिख कर आओगे उसको देख लीजिए। तो जैसे आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो पहले आपको एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें आपको इस तरह से लिखना है नाम, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आप लिखते हो, हेडिंग डालोगे वासुदेव शरण अग्रवाल, नीचे आपको डाली है साहित्यिक परिचय। फिर आप एक ब्रैकेट बनाओगे, उसमें आपको इस तरह से लिखना है नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म सन 1904 में, जन्म स्थान मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिख दोगे, इसके बाद आपको लिखनी है इनकी भाषा, तो उसमें आप लिख दोगे पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इसके बाद इनकी भाषा शैली क्या है वो आपको लिख देनी है, ठीक है, जैसे गणितात्मक, व्याख्यात्मक, ये है इनकी भाषा शैली। उसके बाद इनका जो निधन है वो कब हुआ था, 1967 में, यानी जो आपके इनके मेन पॉइंट है वो आपको लिख देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जो इन्होंने साहित्य में क्या किया है तो वो जो साहित्यिक परिचय पूरा होता है वो आपको लिखना है। अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो कहीं पर भी आप जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालोगे, पहले आपको एक ब्रैकेट बना देना है, उसमें लिख देना है जो भी इनका जन्म कहाँ हुआ था, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, शिक्षा कौन कौन सी इन्होंने ग्रहण की, इसके बाद इनकी जो भाषा है वो क्या है, भाषा शैली, साहित्य में स्थान क्या है और इनका निधन कब हुआ था। इसके बाद साहित्यिक परिचय जो है इनका, इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया वो आपको लिखना है। इस तरह से आप साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे। क्लियर? तो साहित्यिक परिचय यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इस तरह से लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आप इनका साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो पाँचवा क्वेश्चन आपका ये होगा। अब इसी तरह से पाँचवें का ख नंबर पर आपका प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो जिस तरह से आपको यहाँ पर गद्य में बता दिया है उसी तरह से आप पद्य में भी साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे, ठीक है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। पद्य में इनका आप याद कर लोगे साहित्यिक परिचय, और गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा जाता है कि लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, यानी एक आपको कहानी सही ढंग से तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहादुर कहानी आप देख सकते हो दी गई है, इस तरह से आप लिख कर आओगे, ओके। लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन एक कहानी आपको याद कर लेनी है, कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या है पूरा आप एक याद कर लोगे, एक कहानी आप सही ढंग से याद कर लोगे वो आपको लिख कर आनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 होगा वो आपका दिया जाता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको कौन सा चूज करना है, आलोक वृत्त खंड काव्य, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बताइए, या फिर आलोक वृत्त खंड काव्य में सत्य अहिंसा का सुंदर समन्वय है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो जो आपका दिया गया है वो पूरा आप तैयार कर लोगे, जो आपका आलोक वृत्त है उसको पूरा आपको सही ढंग से तैयार कर देना है, यही आप लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद आता है आपका खंड खा। खंड खा में गाइस आपका पहला प्रश्न होगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी जो आपके संस्कृत में जो चैप्टर्स आपके दिए गए हैं एक आपका गद्यांश उठा लिया जाएगा, ठीक है, किसी भी चैप्टर्स का।
फिर उसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में उसका आपको अनुवाद करना है। ठीक है, तो जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं उन सबको आप ध्यान से पढ़ेंगे। गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हो। और गाइस इसी तरह से अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर।